कश्मीर की खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको बता दें कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती एक बार फिर जम्मू दौरे के लिए पहुंच रही हैं। आज 3 बजे के करीब जम्मू जो है ये पहुंच जाएंगी और ये बताया जा रहा है कि 6 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है और जम्मू के गेस्ट हाउस में आज दोपहर को पार्टी नेताओं से मुलाकात भी करने वाली हैं। साथ ही महबूबा के दौरे को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से बार बार हाउस अरेस्ट पर जो है महबूबा मुफ्ती हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश यही करती हैं कि जनता के साथ मुलाकात करती रहे, पार्टी नेताओं की अगर बात करें उनके साथ मुलाकात करती रहे, ताकि उनका जो एक तरह से जो हमेशा से एक मुद्दा जो है रहता है उस पर वो जो है कायम रहती हैं। लेकिन जिस तरह से आज जम्मू दौरे के लिए आ रही है, 6 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है, क्या कुछ बड़े फैसले यहां पर हो सकते हैं? मीटिंग जिस तरह से आज रखी गई है पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कुछ बड़े फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं? इस पर जो है बड़ा सवाल यहां पर उठता है। और आम जनता की जहां पर बात करें जम्मू में, तो जम्मू में किस तरह से उनका स्वागत होगा ये भी जो है देखने को मिलेगा। और इससे पहले की जहां पर बात करते हैं, हर बार जब भी महबूबा मुफ्ती जम्मू दौरे पर निकलती हैं तो किस तरह के हमें तस्वीरें जो है वो सामने आती हैं, वो भी किसी से छुपी नहीं है। लेकिन जहां पर आज की बात करें, आज जिस तरह से ये 6 दिवसीय दौरा जो है महबूबा मुफ्ती का बताया जा रहा है, क्या कुछ पर्पस रहेगा, क्या कुछ कारण है यहां पर आने का? चलिए इसी पर तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है जिस तरह से एक बार फिर जम्मू दौरे के लिए महबूबा मुफ्ती आ रही हैं और 6 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है, क्या लगता है किस तरह के फैसले जो है इसमें लेने वाली हैं? देखिए चेतना, मैं आपको बताता चलूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा, यहाँ यूं कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो एश्योर किया है कि जल्द ही परिसीमन आयोग की रिपोर्ट रिकमेंडेशन आ जाएगी और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद स्टेटहुड मिलेगा, तभी से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा दिया है। इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती जो उन्होंने रामबन, किश्तवाड़ और डोडा का दौरा किया था, उसके बाद पूंछ राजौरी का दौरा किया था, उसके बाद खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इन जगहों पर दौरा किया, यानी अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। अब महबूबा मुफ्ती जो है आज से करीब 17 तक यहाँ पर रुकेंगी। जम्मू में रुक करके वो अलग डेपुटेशन से मिलेंगी और कार्यकर्ताओं की अलग से मीटिंग लेंगी, जो सीनियर ऑफिस बेयरर्स हैं उनकी अलग से मीटिंग लेंगी, कुछ निजी फंक्शंस भी उनके हैं। लेकिन पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए और आने वाले दिनों में जो चुनाव की घोषणा की जा चुकी है कि जल्द ही चुनाव होंगे, उसके मद्देनजर वो अपने इस विजिट पर हैं और मुझे लगता है कि पीडीपी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा रहेगा। काफी समय से महबूबा मुफ्ती पे ये आरोप लगते रहे हैं कि वो हमेशा ही टनल के उस पार ज्यादा तरजीह देते हैं और जम्मू प्रोविंस को ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती। ये भी एक कारण है कि महबूबा मुफ्ती यहाँ पर रह करके कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल विनोद जी, लेकिन यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि आम जनता से रूबरू करने का कोई भी मौका पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती नहीं छोड़ती हैं। जिस तरह से बार बार उन्हें हाउस अरेस्ट भी जो है किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी उन्हें मौका मिलता है वो कोशिश करती हैं कि जनता के साथ रूबरू हो लिया जाए। देखिए, जो खासियत महबूबा मुफ्ती की है, एक तो वो अपने बयानों से सुर्खियों में बनी रहती हैं, दूसरी ज्यादा से ज्यादा जगहों पर वो पेनिट्रेट करती हैं, छोटी छोटी जनसभाओं को वो संबोधित करती हैं। हालांकि वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, हो सकता है उनको अच्छा भी नहीं लगता हो, लेकिन पार्टी को, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए वो 10-10, 20-20 लोगों के साथ भी मीटिंग करती है, जनसभाएं भी करती हैं। ये उनमें एक क्वालिटी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो खामोश होकर के नहीं बैठती है, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए विजिट्स करती रहती हैं। चाहे आपने खुद कहा कि उनको हाउस अरेस्ट किया जाता रहा है, कश्मीर में बहुत मरतबा उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन अब जम्मू में आ रही हैं, 17 तक जहां रहेंगी, 17 तक वो कुछ पार्टी के कार्यकर्ता जो सीनियर लीडर जो बीमार हैं उनसे भी मुलाकात करेंगी। एक पार्टी के सीनियर नेता के बेटे की शादी है, उस बेटे की शादी उसमें भी शामिल होंगी। और दूसरा, पार्टी की नीतियों को लेकर के पार्टी जम्मू प्रोविंस में किस तरीके से पार्टी को मजबूत बनाया जा सकता है, इस पर एक रोड मैप वो तैयार करेंगे। बिल्कुल विनोद जी, लेकिन जब भी जम्मू दौरे के लिए महबूबा मुफ्ती आती हैं तो उनके स्वागत के लिए जो मंजर जम्मू में देखने को मिलता है वो अलग ही होता है, तो क्या लगता है इस बार भी वैसा ही मंजर देखने को मिलेगा? डेफिनेटली। अभी हमारे कुछ नेताओं से बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि स्वागत के लिए पुख्ता तैयारियां की जा चुकी हैं
और जो एक पार्टी मुख्यालय में, जो गांधीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, वहां पर कल एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में काफी सारी चीजें तय की जाएंगी, एक रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर जम्मू में पार्टी को कैसे रिवाइव किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कश्मीर में काफी मेहनत महबूबा मुफ्ती ने की है, बड़े सारे पार्टी के बड़े नेता छोड़ करके दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी महबूबा मुफ्ती हिम्मत नहीं हार रही है और लगातार प्रयासरत है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से एक बार फिर जो है जम्मू दौरे के लिए महबूबा मुफ्ती आ रही है, तैयारियां जो है वो पूरी तरह से की जा रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कुछ फैसले जो है इस पार्टी मीटिंग में लिए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुलगाम की। आपको बता दें कि कल कुलगाम में एक आतंकवादी जो है यहाँ पर ऑपरेशन जो है शुरू हुआ, जिसमें अब बड़ी सफलता जो है वो सेनाकर्मियों को मिली है, जिसमें मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 2 टॉप कमांडरों को जो है मार गिराया है। दोनों आतंकियों की शिराज मौलवी और यावर भट्ट के रूप में की गई है और सुरक्षा बलों ने दोनों की मौत को बड़ी सफलता यहाँ पर करार दिया है। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में वीरवार को मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं और मारे गए आतंकियों की फिलहाल शिनाख्त जो है वो भी कर ली गई है। श्रीनगर के बेमीना इलाके में वीरवार की देर रात आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर घेराबंदी कर दी गई थी और इस दौरान घेरा सख्त होने की वजह से आतंकियों ने फायरिंग कर भागने की भी कोशिश की है और उसके बाद जवानों ने जो है उसमें जवाबी कार्रवाई की और बड़ी सफलता जो है उन्हें हाथ लगी है। लेकिन इसी के साथ जहां पर हथियार जो है वो भी यहाँ इनसे बरामद हुए हैं और उसके बाद अभी भी वहां पर एक तरह से सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि माहौल को जो है वो ठंडे बस्ते में लाया जा सके। जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं जो है कश्मीर के कई इलाकों में सामने आती हैं, जहां पर मुठभेड़ की वारदातें जो है सामने आती है, लेकिन जहां पर कल इस तरह की वारदात जो है ये देखी गई है और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसी पर चलिए तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। फिदा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए चेतना, मैं आपको बता दूं कि कल अगर दक्षिण कश्मीर के कुलगाम की बात करेंगे, जहां पर कल सिक्योरिटी फोर्सेस को एक खबर मिली कि चासर इलाके में कुछ मिलिटेंट जो है एक घर में मौजूद है। उसके बाद जो ही वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचती है तो वहां पर मौजूद मिलिटेंट उन्हें फायर खोला। उसके बाद क्योंकि वहां पर जहां पर ये ऑपरेशन चला वहां पर स्थानीय लोग भी रहते हैं और उन स्थानीय लोगों को पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वहां से बाहर निकाला, सुरक्षित बाहर निकाला। तो उसके बाद एक बार फिर दोनों तरफ से गोलियां चली। हालांकि कल ऐसा लगा कि ऑपरेशन समाप्त हुआ और ऑपरेशन को अब जो वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस जो पहुंची थी वो बाहर निकली, लेकिन एक बार फिर वहां पर फायर चलने की आवाज जो है वो सुनाई दी गई है और रात भर ये ऑपरेशन चला। हालांकि रात का वक्त था और रात के वक्त जहां कहीं पर भी ऑपरेशन चलता है तो उसको स्थगित किया जाता है और सुबह की किरण जब एक बार फिर पड़ी तो सुबह की किरण पड़ते ही वहां पर ऑपरेशन को दोबारा शुरू हुआ और इस ऑपरेशन में 2 हिजबुल मुजाहिदीन के, जिसमें एक टॉप कमांडर भी शामिल थे, वो इसमें हलाक हुआ है। और बताया जाता है कि जो टॉप कमांडर है वो 2016 से हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काफी सक्रिय था और डिस्ट्रिक्ट कमांडर के रूप में भी उसको देखा जाता था। और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी सफलता है और सिक्योरिटी फोर्सेस का खुद मानना है, जहां पर अगर हम नव राष्ट्रीय राइफल की बात करेंगे, कुलगाम पुलिस की बात करेंगे या सीआरपीएफ की बात करेंगे, क्योंकि ये ज्वाइंट ऑपरेशन था और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए। अभी ऑपरेशन जो है सुबह सुबह समाप्त हुआ और वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो बाहर भी आ गया। हालांकि अगर हम बात करेंगे दक्षिण कश्मीर की, और दक्षिण कश्मीर में जहां कहीं पर भी ऑपरेशन होता है या सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को जहां कहीं पर भी आशंका होती है या जहां कहीं पर भी उनको जानकारी प्राप्त मिलती है कि वहां पर कुछ मिलिटेंट मौजूद है तो वहां पर वो पहुंचते हैं और ऑपरेशन चलाते हैं। और अगर इसी चासर इलाके की बात करेंगे, चासर इलाका जो कि रेजिडेंशियल इलाका था, काफी वहां पर हालांकि ऑपरेशन जो है आसान भी नहीं था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज था कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनको कैसे बाहर सुरक्षित निकाला जाए। जो विजुअल में भी हमने कल दिखाए और अभी भी जो देख रहे हैं आप
कि किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वहां पर जो औरतें हैं, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो नौजवान है, किस तरह से या बच्चे, छोटे बच्चे, उनको किस तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा था। और उसके बाद ही फिर से ऑपरेशन चला। हालांकि रात को भी रुक रुक के गोली की आवाज जो है वो आस पड़ोस के इलाकों में, लेकिन फिदा इन दहशतगर्दों को मार गिराने से पहले इन्हें आत्मसमर्पण का भी मौका दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसके बाद सेना को ये बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। देखिए, साफ तौर पर जहां कहीं पर भी ऑपरेशन होता है तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है कहीं न कहीं पर पहले मौका भी देती है मिलिटेंटों को कि वो आत्मसमर्पण करे। और अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करेंगे या उत्तर कश्मीर की बात करेंगे या जहां कहीं पर भी ऑपरेशन होता है तो हम देखते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज मौका तो देती है। यहाँ पर भी मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने जो है आत्मसमर्पण नहीं किया। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायर खोला। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से कुलगाम में ये इनकाउंटर पेश आया और उसके बाद बड़ी सफलता जो है ये सुरक्षाकर्मियों को मिली, इस बीच जो है आने वाले समय में भी सुरक्षाकर्मियों की अगर बात करते हैं तो हर वक्त तैनात रहते हैं और इस तरह की वारदातों को उस पर जो है एक तरह से अंकुश लगाने की पूरी कोशिश यहां पर की जाती है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रामबन की। आपको बता दें कि रामबन में अनसेफ घोषित किए गए एक पुल पर जो है अभी भी वहां पर गाड़ियों का चलना जो है, वहां की आवाजाही जो है वो चल रही है और एक बड़े हादसे को न्योता जो है यहां पर दिया जा रहा है। मनाही के बावजूद भी पुल से गाड़ियों की आवाजाही जो है वो वहां पर चल रही है और प्रशासन के आदेशों की सरेआम यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुल को दोनों तरफ से बंद करने में प्रशासन जो है फिलहाल विफल रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने खुद ही पहले इस तरह का जो एक तरह से आदेश जो है वो दिया था कि इस पुल से गाड़ियों की आवाजाही जो है वो बंद कर दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अनसेफ घोषित करने के बावजूद भी इस पुल का इस्तेमाल किया जा रहा है और तमाम गाड़ियां जो है यहां से आवाजाही कर रही हैं। लेकिन इस बीच प्रशासन जो है किस और जो है सोया हुआ है और किस तरह से नजरअंदाज जो है यहां पर किया जा रहा है, कितना बड़ा हादसा जो है यहां पर हो सकता है, आम जनता को किस तरह की परेशानी जो है यहां पर आ सकती है। चलिए अब इसी पर तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम इकबाल जुड़ चुके हैं रामबन से, उनसे बातचीत करते हैं। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से बड़ी घटना जो है यहां पर हो सकती है, जिस तरह से इस अनसेफ घोषित किए हुए पुल पर अभी भी गाड़ियों की आवाजाही चल रही है, प्रशासन क्या इस पर किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं ले रहा? जी बिल्कुल चेतना, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सस्पेंशन ब्रिज है रामबन का, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स के हाईवे के साथ जोड़ता है और रामबन टाउन के साथ जोड़ता है। अगर दिल्ली सस्पेंशन ब्रिज की बात करें तो साल 2002 में इस पर जो है हैवी व्हीकल्स की जो है मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। उसके बाद 2018 में हमने देखा कि एक ऑर्डर निकाला गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कि इस पर कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, जिसके बाद बीआरओ ने इसकी रिपेयरिंग की, मेंटेन किया और दोनों तरफ में साइन बोर्ड्स नस्ब किए गए कि एक टाइम पे एक ही गाड़ी चलेगी। साथ में ये चीज भी है कि ब्रिज इज अनसेफ फॉर व्हीकुलर मूवमेंट, चलिए वो चीज ठीक है, लेकिन इसके साथ में अगर रिपेयरिंग मेंटेन करने के बाद अगर ये कहा जाता है कि एक वक्त पर एक ही गाड़ी चलाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि अगर पुल अनसेफ है लेकिन उसके बाद भी अगर रिपेयर करके एक गाड़ी चलने के काबिल से बनाया जाता है, उसके बाद हमने देखा था कि कहीं जो है गाड़ियां इस पर चल रही है। अगर आज की हम बात करें, दोनों अतराफ में पुलिस तो तैनात है, लेकिन वो सब चीजें जो ऑर्डर्स थे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें हम कहेंगे कि पुलिस जो इसके दोनों अतराफ में है वो कमजोर है या फिर वो नाअहल है कि वो इस को बेहतर तरीके से चला पाए। क्योंकि देखिए, अगर इस ब्रिज पर एक गाड़ी चलने की इजाजत है, आप 4, 5, 6 गाड़ियां चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़े हादसे को दावत दी जा रही है और इंसानी जानों को खतरे में डाला जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये पुलिस की कारकर्दगी पर, जो पुल के दोनों अतराफ में है, उनकी कारकर्दगी पर सवाल निशान खड़े करती है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर निकाला जाता है कि एक वक्त में एक गाड़ी निकालेगी, जो यहाँ पे एजेंसी है बीआरओ वो कह रही है कि ब्रिज पर सिर्फ एक ही गाड़ी एक वक्त में चलेगी। लेकिन एक चीज हम कह रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन की बात करें तो एक तरफ हम ये देखें कि ड्रग पेडलर्स के अगेंस्ट उनकी मुहिम काफी तेज है। इंसानी जिंदगियों को तहफ्फुज फराहम करने के लिए जगह जगह नाके लगाए जाते हैं, जो ड्रग पेडलर्स है उन्हें धर दबोचा जाता है। तो ये चीज हम कहें कि वहां पर उस तरफ से तो कहीं ना कहीं इंसानी जो जानों को है, जिंदगियों को तहफ्फुज फराहम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम जो दिल्ली सस्पेंशन ब्रिज के आसपास में जो पुल पर जो पुलिस तैनात है दोनों अतराफ में, कहीं न कहीं वो कमजोर नजर आ रहे हैं। क्या कारण रहा है कि इस पुल को असुरक्षित घोषित किया गया है?
जी बिल्कुल, देखिए चेतना, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ये जो है काफी पुराना ब्रिज है, जिस वजह से इसे अनसेफ करार दिया गया था। हालांकि उसके बाद मेंटेनेंस भी हुई थी, इसको मेंटेन किया गया था, कहीं न कहीं रिपेयरिंग हुई थी, तो जरूर जो है बीआरओ ने इसे एक गाड़ी के चलने के काबिल बनाया गया था ना, एक वक्त में एक ही गाड़ी चल पाएगी जी। उसके सिलसिले में जो ऑर्डर्स भी निकाले गए थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो ब्रिज के दोनों अतराफ में पुलिस लगाई गई है, वो पुलिस कहीं न कहीं कमजोर नजर आ रही है, जिस वजह से हम इस ब्रिज पर देख रहे हैं कि एक नहीं बल्कि 4-5 गाड़ियां एक टाइम पे गुजर रही है, जिससे ये चीज साफ आया हो जाती है कि किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। अब जरूरत इस बात की है कि जो भी पुलिस है, जो ऑफिसर्स हैं, चाहे एसएसपी हैं या डीएसपी हैं या फिर दूसरे जो ऑफिसर्स हैं पुलिस के, वो कहीं न कहीं नकेल कसे और ये जो पुलिस जो ब्रिज के दोनों अतराफ में रखे, उन्हें अहकाम साबित करे कि जनाब जो ऑर्डर्स निकाले गए उन्हें इम्प्लीमेंट भी किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई बड़ा हादसा रूनुमा न हो। क्योंकि एक तरफ जहां पुलिस की बेहतर कारकर्दगी हमें नशे मुखालिफ जो मुहिम में नजर आ रही है, उस तरह की ही जो मैं कहूँगा कि सख्ती इस ब्रिज पर भी निपटी जाए, लोगों की जिंदगियों को तहफ्फुज़ फराहम करने। बिल्कुल नदीम, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, या जो भी वहाँ की आवाजाही करते हैं, क्या उनकी तरफ से भी कभी इस पर सवाल नहीं उठाए गए? कभी प्रशासन तक अपनी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की गई? जी बिल्कुल, देखिए चेतना, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जब आप रोड पर चलते हैं तो हर ड्राइवर को ये जल्दी होती है कि मैं जल्दी ब्रिज पार कर जाऊं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल क्रॉसिंग है, एक वक्त पे एक ही गाड़ी चलेगी। लेकिन जब आपको अगर इजाजत मिलती है कि आप जनाब चलिए, आप बिना रोक टोक के अगर आप चलने की इजाजत मिल रही है आपको, तो जाहिर सी बात है कि ड्राइवर जल्दी के चक्करों में वो तो 5-6 गाड़ियां पुल पर ले जाते हैं और फिर क्रॉस करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है, जिन पुलिस वालों को वहां पे तैनात किया गया है, उनकी एक जिम्मेवारी बन जाती है कि आप इस चीज को देख के जो ऑर्डर निकाले गए उनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि इंसानी जिंदगी को आप सेव कर सकें। अगर वो चीजें जिस ड्यूटी के लिए आपको वहां पे लगाया गया है, अगर वो वहां पे ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो इंसानी जिंदगी को खतरे की तरफ धकेला जा रहा है। यानी आप जाइए जनाब, कोई मसला नहीं, कोई हादसा पेश आता है बाद में देखा जाएगा और कह दी जाएगी कि जनाब इंक्वायरी होगी। लेकिन इंक्वायरी से पहले ही क्या इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती कि जो वैली सस्पेंशन ब्रिज पर दोनों तरफ में जो है बोर्ड निस्ब किए गए हैं, ब्रिज को अनसेफ डिक्लेयर किया गया है, हालांकि एक गाड़ी एक वक्त में चलने के काबिल भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद आप 6-7 गाड़ियां इस पर चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं ये उन लोगों की कमजोरी है जो ब्रिज के दोनों अनसेफ जो ब्रिज के दोनों तरफ में जो ड्यूटी तो कर रहे हैं कि जनाब हम इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो कासिर नजर आ रहे हैं। इस ड्यूटी को करने से लोगों की जिंदगी को जो है खतरे में धकेला जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से भारी परेशानी जो है आने वाले समय में यहाँ पर लोगों को हो सकती है, प्रशासन जो है यहाँ पर किस तरह से इस चीज को नजरअंदाज कर रहा है, और प्रशासन पर यहाँ पर बड़े सवाल भी उठते हैं, और देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या प्रशासन इस पर कोई संज्ञान लेता है और आम जिंदगियों की अगर बात करे उनमें उनके बचाव के लिए कुछ यहाँ पर कड़े कदम उठाए जाते हैं। चलिए अब इसी के साथ रुक करते हैं सांबा की ओर। आपको बता दें कि जिला सांबा में जल शक्ति विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि सांबा के जतवाल इलाके में 8 साल पहले बना ट्यूबवेल सफेद हाथी साबित हो रहा है। ट्यूबवेल के निर्माण के बावजूद भी पानी की एक एक बूंद को लोग तरस रहे हैं, और अभी तक पानी की सप्लाई शुरू न होने से लोगों का अब गुस्सा फूट रहा है। आपको बता दें कि जतवाल इलाके की बात करें तो लोगों को पानी की कितनी दिक्कत आ रही है, किस परेशानी से ये लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि ट्यूबवेल होने के बावजूद भी ये लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। 8 साल पहले ट्यूबवेल का निर्माण कार्य जो है यहाँ पर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे एक तरह से शुरू नहीं किया गया, और उसके बाद लोग जो है यहाँ पर पानी की दिक्कत का सामना जो है वो कर रहे हैं। किस तरह की परेशानियां यहाँ पर आ रही है और क्या अब प्रशासन की तरफ से इस पर कोई संज्ञान लिया गया है, इस पर चलिए तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि 8 साल पहले इस इलाके को एक ट्यूबवेल मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की दिक्कत से ये लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए चेतना, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार अगर जल शक्ति विभाग की बात करें तो वो सुर्खियों में ही रहता है, और खासतौर पर पीएचई नाम से इसका जो अब नामकरण इसका किया गया था जल शक्ति विभाग। शायद ये नाम बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ जो इस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो अपने काम को समझ नहीं पा रहे हैं जी। ये जो ट्यूबवेल है ये जतवाल इलाके में बना हुआ है, सांबा हेडक्वार्टर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसे 8 साल पहले बनाया गया था 52 लाख की लागत से। लेकिन आज तक ये पूरी तरह से सफेद हाथी साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर 8
साल पहले ये बनाया गया था, तो उससे पहले भी कितनी पुरानी ये डिमांड रही होगी जतवाल के लोगों की कि यहां पर पानी की किल्लत है और उसी के चलते इसे बनाया जाए। इसे बनाया गया लेकिन आज तक इसे फंक्शनल नहीं किया गया और ये एक नीड ऑफ द आवर ये कह सकते हैं कि अब साबित हो सकता था, लेकिन पूरी तरह से ये डिफंक्ट अभी साबित हो रहा है। और खासतौर पर अगर विभाग के अधिकारियों की बात करें तो उनके साथ जब भी यहाँ के स्थानीय लोग मिलते हैं तो उनको लगातार आश्वासन दिए जाते हैं कि हम इसे आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे, लेकिन करते करते 8 साल का वक्त यहां पर हो चुका है। और यहाँ के हमने सरपंच से भी बात की, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने सपना एक देखा हुआ है कि 2022 तक हर घर नल, हर घर जल देना है, तो मुझे लगता है कि ये सपना साकार अच्छे से और सही से नहीं हो पाएगा और ना ही वक्त पर हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की एक पुरानी डिमांड थी, वो डिमांड आज तक आप ये कह सकते हैं कि हवा में ही ये डिमांड जो लटकती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऋषि, यहाँ पर अगर बात करें, ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाता है, आम जनता अपनी परेशानियां सामने रखती है, तो क्या इस बीच भी किसी तरह से प्रशासन के किसी नुमाइंदे ने इनकी बात सुनने की कोशिश नहीं की? देखिए, बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात पहुंची है और आज नहीं बल्कि पिछले 8 सालों से ये पहुंचती है। और खासतौर पर मैं 2 दिन पहले का भी आपको वाकया बताता हूं कि गघवाल ब्लॉक में जो ब्लॉक दिवस रखा गया था, यहां पर डीसी सामा अनुराधा गुप्ता भी पहुंची थी, उनके समक्ष भी ये बात रखी थी और उन्होंने भी कहा कि हम संज्ञान लेंगे और अपने अधिकारियों को उन्होंने पूरे दिशा निर्देश दिए। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यही है कि आखिर डीसी जो जिला का हेड है वो काम करना चाहता है, लेकिन जो निचले अधिकारी है वो अच्छे से उस काम को पूरा नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटीज पर वो खरा नहीं उतर रहे। तो एक चिंता का विषय है कि आखिर लोगों की सुनवाई कब होगी। और लोगों ने साफ तौर पर कहा कि एक वो पुराने आजादी के वक्त का एक ट्यूबवेल है, उसी के ऊपर वो निर्भर है और उसका पानी भी खराब हो चुका है। यानी ये कह सकते हैं कि 20 साल पहले जो उसकी बुनियाद थी वो पहले ही खत्म हो चुकी है और लोगों को मजबूरन यहां से लगभग कई महीनों लंबा सफर तय कर जो वो पानी की 2 बाल्टियों के लिए जाना पड़ता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो टैंकर मंगवाते हैं लोग, वो घरों पर आकर पानी दे जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो बीपीएल परिवार है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो यहां पर पानी जो है वो लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब की सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। उसी के चलते लगातार यहां के लोग जो वो काफी अपना रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने एक डिमांड रखी है कि जल्द से जल्द ये जो हमारी डिमांड है, या तो इसे फंक्शनल किया जाए या फिर इसे हटा दिया जाए। लेकिन सुनने में यह भी आया कि इसके साथ ही जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसे भी उखाड़ने का प्रयास जो है वो किया गया है अधिकारियों द्वारा, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं। शायद प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो वो इसे चलाना नहीं चाहते हैं जानबूझकर, डेलिबरेटली। और यहाँ के एक यहाँ का एक व्यक्ति है, मेरी उससे भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं खुद 12 साल पहले रिटायर हुआ हूं उसी विभाग से और मैं 32 साल नौकरी कर चुका हूं, करने को हर कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कमान दे दीजिए, मैं इसे फंक्शनल कर दिखाता हूं। जो ये लगातार जो अलग अलग तर्क दे रहे हैं कि पाइपलाइन खराब है, उसे चेंज करना है। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन पूरी तरह से बिछी हुई है, ब्लॉकेज अगर कहीं है तो उस ब्लॉकेज को दूर किया जा सकता है और इसको पूरी तरह से सुचारू कर दिया जा सकता है। उन्होंने ये तक की आरोप लगा दी कि यहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि आज 8 साल पहले जो बनाया गया, आज भी ये कहीं ना कहीं हवा की बात करें तो यहां पर हवा के अंदर लटका हुआ नजर आ रहा है, इसका कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उम्मीद यही करेंगे कि अगर मैडम डीसी यहां पर संज्ञान ले रहे हैं, इनको फटकार लगा रहे हैं अधिकारियों को, खासतौर पर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को, तो मुझे लगता है कि यहां से उनको शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाएं तो सही यहां पर। और लोगों को बिल्कुल ऋषि, आम जनता की बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन प्रशासन यहां पर गहरी नींद सोता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन जिस तरह से अब डीसी सांबा ने इस पर पूरा संज्ञान लिया है और एक तरह से आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही इनकी परेशानियों का हल जो है वो किया जाएगा। चलिए, लोकसभा सांसद व नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हसनैन मसूदी और भाजपा में ठन गई है। दरअसल मसूदी द्वारा केंद्र सरकार के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए मंत्रियों के दौरों पर सवाल उठाए गए हैं, जिसका भाजपा ने कड़ा नोटिस लेते हुए मसूदी को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। आइए आपको दिखाते हैं मसूदी ने क्या कहा था और भाजपा नेता अभिजीत जसरोटिया ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। ये जो पिछले 4 महीने से यहाँ पर जो मरकजी वज़रा है उनको यहाँ पर भेजा गया, पार्लियामेंटेरियंस को भेजा गया, वो तो अलग बात है, लेकिन इसका दबाव जो हमारे वसाइल थे, एडमिनिस्ट्रेशन के वसाइल जो थे, टाइम रिसोर्स थे, उन पर पड़ा, बल्कि सारा फोकस रहा उनकी खातिरदारी पर, उनके लिए जो बाकी जो फंक्शंस है वो ऑर्गेनाइज करने पर, और जो असली जो मुद्दे थे
वो मुद्दे बिल्कुल उनकी नजरों से ओझल हो गए। जो एडमिनिस्ट्रेशन थी हो गई, जो हमारी यहाँ का इंतजामिया था वो मफलूज हो गई। देखिए हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान को सारा वक्त उनका उसी में सर्फ हुआ, और यहाँ पर ये हुआ कि इफ्ताह हुआ उन कामों का जो कि 10 साल पहले हुए थे या जो इस्तेमाल में थे अवाम के। 10 साल से कहीं पर कोई पुल था, कहीं पर कोई प्राइमरी स्कूल था, उसकी इफ्ताह में लगी। अब उनके पास अगर वक्त था आने के लिए वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ का जो इंतजाम है उस पर एक गैर जरूरी प्रेशर पड़ गया, दबाव पड़ गया। हसन मकसूदी साहब, जिस तरह के बयान आज आप दे रहे हैं और जो इतने सारे मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर पिछले कई महीनों से आ रहे हैं लगातार, इनको लेकर जो आपने आज कटाक्ष किए हैं ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे भी आप जो भी बयान देते हैं वो रियलिटी से बहुत कोसों दूर होते हैं, क्योंकि आपकी जो राजनीति है वो केवल और केवल छल कपट और झूठ के ऊपर बेस्ड है। कभी आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर कोई बयान दे देते हैं, आज आप यूनियन मंत्री की विजिट्स को लेकर बयान दे रहे हैं, क्योंकि आज जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। कश्मीर के लोगों से पूछिए, आज तक कभी इतने यूनियन मंत्री कभी आए किसी एरिया में कश्मीर में? आपने तो 40-50 साल तक जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाया, कभी आपके समय में इतनी डेवलपमेंट हुई? और हर एक चीज में आपको नुक्स ही नजर आता है। ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि आज आपको आपकी राजनीति जो है वो खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को आज लग रहा है कि पिछले 2-4 साल में जितनी तरक्की आज जम्मू कश्मीर में हुई है, इतनी पिछले 40-50 साल में क्यों नहीं हुई? आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि यहां पर कभी तरक्की नहीं होने दी? आज लोग आपसे पूछ रहे हैं कि 30-40 साल तक इतना पैसा जो सेंटर से आपकी सरकार ने लिया वो कहां पर गया? चलिए, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।